हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसका हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था जिसे हम लेक्चर 14 बना के लेके आए हैं, वो है आपका टॉटोमेरिज्म। ओके, तो आज के लेक्चर पे हम टॉटोमेरिज्म पे डिस्कस करेंगे। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ इसका मैकेनिकल पाथवे क्या है, वो सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे कवर करनी है। ओके, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा और डेफिनेटली हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आप सही से पढ़िए, मैं आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले मैं टॉटोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ा रही। टॉटोमेरिज्म से पहले आपको मैं जस्ट इसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करती हूँ कि ये टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है। ओके, तो जस्ट आप थोड़ा सा स्लाइड को पीछे करो, और हाँ, ये जितना भी स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये सब के सब मैं आपको क्या शेयर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर, मतलब मैं आपको शेयर करूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करिए। देखिए, तो हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ये चीज बता रही हूँ, आइसोमेरिज्म तो आपने पढ़ा हुआ है, हाल में ही हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखो, आइसोमेरिज्म तो आपकी प्रोसेस है। पहले आप बताइए आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोमर क्या होता है, तो मैं आपको रिवीजन दे दूं पहले हिस्ट्री में कि आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल वाइज वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते हैं, जिनकी वजह से उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। कैसे? तो देखो ना, मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताया था कैट का। तो देखो, यहाँ मैं आपको कैट का एग्जांपल ना लेके एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल बताऊं ह्यूमन बींग का। तो देखो, ह्यूमन बींग क्या होता है, ह्यूमन बींग का देखो, यहाँ पर आपका सपोज बोलो एक ह्यूमन बींग है जिसका एक हेड है। ठीक है, हेड को यहाँ पर हम एक ग्रुप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी नेक है, नेक भी आपका एक दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पर इसकी बॉडी है, बॉडी भी एक तीसरा ग्रुप हो गया। दो लेग हैं, ये भी आपके ग्रुप हो गए। दो हैंड है, ये भी इसके ग्रुप हो गए। ओके, और ये पूरा ह्यूमन बींग क्या है, एज अ मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें आपके हेड, आपकी नेक, आपकी टमी यानी कि आपकी बॉडी, आपके लेग और आपके हैंड्स क्या है, एज अ ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब मुझे इसे बोलना है कि ये मेरा आइसोमर है। तो आपको पता है आइसोमर तो कभी भी अकेला होगा नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। तो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कैसा बनाना होगा अगर मुझे ये आइसोमर बोलना है? तो ये इस मॉलिक्यूल के पास क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप्स तो होने चाहिए। मतलब इसके पास जितने ग्रुप हैं, ये ग्रुप भी यहाँ होंगे, बट वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होंगे। मतलब देखो, ये कैसे प्रेजेंट होंगे, मैंने यहाँ पर हेड लगाया, यहाँ पर नेक लगाया, यहाँ पर इसकी बॉडी लगा दी, बट जो लेग मेरे पहले नीचे प्रेजेंट थे, यानी कि ये जो लेग वाले ग्रुप जो मेरे नीचे प्रेजेंट थे, मैंने इन्हें ऊपर अटैच कर दिया, और जो हैंड वाले ग्रुप मेरे ऊपर प्रेजेंट थे, उन्हें मैंने नीचे कर दिया। अब बताइए, ये दोनों आपके आइसोमर तो बने? बिल्कुल बने। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों में नंबर ऑफ ग्रुप्स चेक करेंगे, ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो भी चेक करेंगे, तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक हेड, इसके पास भी एक नेक, इसके पास भी एक नेक, एक टमी, दो लेग और दो हैंड, दो हैंड। बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके हैंड्स हैं, जिसे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पहले वाले ग्रुप में, पहले वाले मॉलिक्यूल में तो वो हैंड ऊपर है, लेकिन दूसरे वाले मॉलिक्यूल में वो हैंड हमारे नीचे हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके ग्रुप्स क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट में है, जिसकी वजह से हमें एक अलग अलग टाइप के कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। इसी टाइप के इन दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइसोमर। आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम टाइप के ग्रुप्स होंगे, सेम फॉर्मूला होगा। अगर ग्रुप सेम है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला भी सेम होगा, बट उन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं देखने से, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। ओके, और प्रोसेस जो यहाँ पर आइसोमर बना रही है, ये जो एक प्रोसेस हुई होगी जिसकी वजह से हमारे ये दो आइसोमर बने, इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं, आइसोमेरिज्म। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। और इस आइसोमेरिज्म की वजह से इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, ग्रुप सेम है, लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से इनकी केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखिए ना, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड सारी बातें मैंने यहाँ लिखी है, आप नोट्स पर्पस में इसे मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं अभी आपको यहाँ मेन पॉइंट ही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। अब आप देखो, अगर आप आइसोमेरिज्म को पढ़ना चाहेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, बट हमने उतने अंदर नहीं घुसना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से लेके चल रही हूँ। तो देखो, आइसोमेरिज्म को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर। ओके, अब आपको पता है ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक दूसरे से अलग है। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग हैं, सेम फॉर्मूला, सेम ग्रुप, बट ये दिखने के स्ट्रक्चर वाइज दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके, बट ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो मतलब क्या होता है आपको पता है, 3D
स्टीरियो मतलब क्या होता है, 3D की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात करते हैं। तो ऐसे आइसोमर जो स्पेस में 3D में क्या है अलग अलग हो, मतलब जैसे मैं आपको एक ग्रुप दिखाऊं, मैंने बोला कि यहाँ पर क्या, जैसे आपको मैं मीथेन का कंपाउंड दिखाऊं ना, मीथेन कभी भी आइसोमर नहीं बनाता, आपको पता है ना, अगर एक कार्बन वाला या 2 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड होता है तो वो आइसोमर्स नहीं बनाता। मीथेन भी आपका आइसोमर नहीं बनाता, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जैसे आपने मीथेन देखा है, मीथेन हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कार्बन के साथ मैंने यहाँ पर कुछ 4 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर को मेरे ये पहला स्ट्रक्चर जो मैंने मीथेन का बनाया, यहाँ पर मेरे चारों के चारों हाइड्रोजन क्या है, इन द प्लेन है, क्योंकि मैंने एक सिंपल लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया है, ओके। लेकिन मैंने इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जहां पर मैंने ये दिखाया कि एक हाइड्रोजन तो मेरा डैश में है, एक हाइड्रोजन मेरा मतलब एक हाइड्रोजन वेज में है, एक हाइड्रोजन मेरा डैश में है और 2 मेरे प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरे स्ट्रक्चर में सारे कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन अटैच थे वो ऑन द प्लेन थे, यानी कि एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है, जैसे ये लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रेजेंट है, ओके। लेकिन मैंने इसका जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, वहां मैंने आपको ये दिखाया कि ये दो कार्बन एटम, सॉरी ये दोनों हाइड्रोजन एटम तो क्या है, मेरे ऑन द प्लेन है, ये स्क्रीन में प्रेजेंट है, बट ये वाला ग्रुप मेरा अबव द प्लेन चला गया, ये वाला मेरा बिलो द प्लेन चला गया। इट मींस क्या, अगर आप इनको स्टीरियो में 3D में देखेंगे तो ये दोनों आपको बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगे, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर, ओके। तो ये आइसोमर बनाते नहीं है, मीथेन कभी भी आइसोमर्स नहीं बताते, मैं जस्ट आपको, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर बताया, ओके। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर किसके क्लासिफिकेशन होता है, आइसोमेरिज्म के, ओके। अब क्या होता है ना, ये फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर बहुत सारे क्लास में क्लासिफाई होते हैं, बट हमने वो नंबर ऑफ क्लास नहीं देखनी, हमने जस्ट इतना डिस्कस करना है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, किसके नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, और उन्हीं टाइप में से एक होता है आपका टॉटोमेरिज्म, ओके। और आज के लेक्चर पे हमने इसी टॉटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और इससे पहले नंबर ऑफ आइसोमर आपको और मिलेंगे और इसके बाद भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट मैंने यहाँ कुछ ही ऐड किए, जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन और फंक्शनल और मेटामेरिज्म, ओके। तो ये आपको सारे पता है, चेन क्या होता है, चेन के बेसिस पे अलग होगा, मतलब स्ट्रक्चर तो अलग होगा बट किसके बेसिस पे अलग होगा, चेन के बेसिस पे। और पोजीशन आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग अलग होगा, बस किसके बेसिस पे अलग होगा, पोजीशन, ग्रुप के पोजीशन के बेसिस पे, ओके। फंक्शनल आइसोमर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा बट किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ओके। मेटामेरिज्म आइसोमर आपका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, आपके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, बट किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप के बेसिस पे, मतलब आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, इस फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं उनके बेसिस पे जो टाइप टॉटोमेरिज्म जनरेट होता है, सॉरी उनके बेस, मतलब अगर ये दोनों स्ट्रक्चर है और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, अपने एक आर ग्रुप के बेसिस पे अलग है, मतलब एक में तो आपको ये देखने को मिला कि फंक्शनल ग्रुप के इस वाले स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिला, फंक्शनल ग्रुप के चारों ओर क्या है, एक एक आर ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन आपको दूसरे स्ट्रक्चर में ये देखने को मिला कि फंक्शनल ग्रुप के दूसरी ओर क्या है, मतलब यहाँ सिर्फ एक एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, चार, मतलब यहाँ तो 4 आर ग्रुप थे, यहाँ पर आपके 2 आर ग्रुप है, यानी कि मेटामेरिज्म मतलब ये होता है, मेटामेरिज्म आइसोमर आपको ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो किसके बेसिस पे अलग होता है, फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में जो अल्काइल ग्रुप है उनके बेसिस पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म तो आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करना है, ओके। तो इतनी चीज क्लियर है, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गई हूँ, बट होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या है, टॉटोमेरिज्म पढ़ना है जो कि एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, यानी कि ऐसे आइसोमर हमने बनाने जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग हो, स्टीरियो के बेसिस पे ना हो। वहां ग्रुप आपका वेज में है, डेस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसके बेसिस पे अलग होनी चाहिए, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये किसका टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं टॉटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट है, ओके। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, तो पहले हम पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन पे लेके चलती हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखो ना, डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। ये बोल रहा है टॉटोमेरिज्म इज अ आइसोमेरिज्म, इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आपको पता है ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। साथ ही साथ ये बोल रहा है, और वी कैन से दैट टॉटोमेरिज्म इज अ प्रोसेस, ये एक टाइप का प्रोसेस और फिनोमिना भी है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं डेफिनेशन में, ओके। वेयर वहां पर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है वेयर अ सिंगल केमिकल कंपाउंड टेंड्स टू एग्जिस्ट इन आइदर टू और मोर स्ट्रक्चर ऑफ अ इंटरकन्वर्टेबल टाइप which are different considering the relative position of a one atomic nucleus, it means hydrogen and electron। आपको समझ में आया क्या बोला,
इसने क्या बोला, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी नोट्स पर्पस के लिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये बोल रहा है कि टॉटोमेरिज्म एक टाइप की आइसोमेरिज्म की प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या है, दो आइसोमर मिलेंगे। जैसे मैंने बोला एक आइसोमर मेरा ये, एक आइसोमर मेरा ये, ओके। अब ये दो आइसोमर जो है वो किसके बेसिस पे अलग होंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, ये एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो ये दोनों आइसोमर क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो अलग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ओके। बट स्ट्रक्चर में भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे चेन आइसोमर में हम चेन की बात करते हैं, पोजीशन में पोजीशन की बात करते हैं कि ग्रुप कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, मेटामेरिज्म में हम लोग कौन सा अल्काइल ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप के, उसके बेसिस पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। तो टॉटोमेरिज्म के केस में क्या होगा, हमारे दो आइसोमर होंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर के तो बेसिस पर अलग होंगे, बट कौन सा पर्टिकुलर, मतलब किस पर्टिकुलर वे में हम इसे स्ट्रक्चरली डिफरेंट कह रहे हैं, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ओके। आप इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, आप इलेक्ट्रॉन पे ध्यान मत दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जस्ट इतना माइंड पर रखिए कि आपकी टॉटोमेरिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको दो आइसोमर मिलते हैं, जो कि एक टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमर है, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग हैं, बट ये दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे अलग हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों आइसोमर में एक के पास तो हाइड्रोजन है, बट दूसरे के पास हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से अलग है, ना पोजीशन के रिस्पेक्ट में अलग है, ना किसी चेन के रिस्पेक्ट में अलग है, ना मेटामेरिज्म की रिस्पेक्ट में अलग है, ये किसके रिस्पेक्ट में अलग है, ये हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में अलग है। मतलब आपको दो आइसोमर मिले, ये किसके बेसिस पे अलग हो रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। एक आइसोमर में क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरे आइसोमर में हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इनका फॉर्मूला भी तो अलग अलग हो जाएगा। नहीं, इनका फॉर्मूला अलग अलग नहीं होगा, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन आप यहाँ लेके आए, वो कैसे आया, आपके ही मॉलिक्यूल, देखो इससे ये दोनों प्रोसेस जो है, हमने बोला ये प्रोसेस आपकी इंटरकन्वर्टेबल है। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ये कि हाइड्रोजन कहाँ से है, अभी जस्ट ये सुनो कि जैसे मैंने बोला कि ये प्रोसेस आपकी इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब आपका ये कंपाउंड कभी भी इसमें कन्वर्ट हो रहा, ये कंपाउंड कभी भी इसमें कन्वर्ट हो रहा। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम कहाँ से आता है, ये हाइड्रोजन एटम आप बाहर से नहीं ला रहे, ये हाइड्रोजन एटम क्या है, आप ही के मॉलिक्यूल का रीअरेंज फॉर्म है। समझ में आया, आपने इसी मॉलिक्यूल को, जैसे आपका इसके अंदर आपका कोई फॉर्मूला होगा, उसमें आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, आपने उसी हाइड्रोजन एटम को क्या है, मतलब आपने वहां एटम्स को, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज किया। समझ में आ रहा, अभी मैं आपको कैसे समझाऊं, अभी जैसे आप इतना माइंड पर रखिए, अगर आपने टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूटने वूटने का भी काम है, ठीक है। तभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड किया हुआ है, तो आप उसे माइंड पर, मतलब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप जिस इतनी चीज माइंड पर रखो कि ऐसा आइसोमर जिसमें ऐसो आइसोमेरिज्म की प्रोसेस, जिसमें आपको दो आइसोमर मिलते हैं, बट ये दो आइसोमर क्या है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अलग अलग होते हैं। एक में हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, दूसरे में हाइड्रोजन आपको मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन आपने बाहर से नहीं लाया, हाइड्रोजन आपने कहाँ से मिला, आपने अपने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप दूसरे तरीके से, मतलब उसको इंटर कन्वर्ट किया, इसे क्या किया, खुद में ही रीअरेंज किया, और रीअरेंज होने के बाद आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल मिला जिसके पास एक एडिशनल हाइड्रोजन एटम है, और उसी, अब ये वाला मॉलिक्यूल मिला, अब ये दोनों क्या बन गए, आइसोमर, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम फॉर्मूला वगैरह रहेगा, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन के बेसिस पर अलग है। अब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा तो ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जिस इतना माइंड पर रखिए कि दो आइसोमर जो हाइड्रोजन के बेसिस पर अलग है, ऐसे आइसोमरिज्म की प्रोसेस को आप बोलते हैं टॉटोमेरिस, और यहाँ पे जो आपको आइसोमर मिला है, इनको भी एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, इनको बोला जाता है टॉटोमर्स, ठीक है। अभी आप इतना माइंड पर रखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करवाऊंगी डेफिनेटली, ओके। इतनी चीज समझे, टॉटोमेरिज्म समझे क्या होता है, तो आप ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखिएगा कि ऐसी आइसोमेरिज्म की प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा फिनोमिना, या फिर ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें आपको दो आइसोमर मिल रहे हैं, दो इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर, मतलब एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा आइसोमर पहले में कन्वर्ट हो सकता है, और ये इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स किसके बेसिस पर अलग है, वन एटमिक न्यूक्लियस, मतलब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अलग अलग है, ओके। अब इसके लिए एक दूसरी डेफिनेशन भी रहती है, दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है, ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है टॉटोमेरिज्म क्या है, एक टाइप की रिएक्शन है, या फिर एक टाइप की प्रोसेस है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन्वॉल्व्स अ सिंगल प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी कि जहां पर आपको क्या है, प्रोटॉन का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ये दोनों क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये कभी भी एज अ रिएक्ट, देखो अगर आपकी रिएक्शन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा, ओके। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन ऐसे जा रही है, तो ये आपका रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या है, एक टाइप की रिएक्शन ही तो है। तो आपकी दूसरी डेफिनेशन ये बोल रहा है कि ये जो आपकी टॉटोमेरिज्म की प्रोसेस है ना,
ये आपकी इन्वॉल्व करती है सिंगल प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी कि इस रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जब अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे या फिर आप उल्टा जाए सुलटा जाए, तो जाएंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, जब आप ऐसे जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, लेकिन जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ओके, तो आप कोई भी डायरेक्शन में जाओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो किसी भी डायरेक्शन की रिएक्शन की आप बात करो तो ये ऐसा लगता है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये ऐसे लगती है, ठीक है, होती नहीं है, ये ऐसी लगती है कि ये एक टाइप की क्या है, सिंगल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। मतलब आप रिएक्शन जैसे करा रहे हैं अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, सॉरी सिंगल प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। मतलब आपके रिएक्टेंट के पास प्रोटॉन नहीं था, एक हाइड्रोजन एटम नहीं था, लेकिन जैसे आप अपने अपना क्या प्रोडक्ट बनाया, वहां पर एक एडिशनल, एक सिंगल अकेला हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसलिए हम क्या है, इस टॉटोमेरिज्म को क्या है, ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर कोई एक सिंगल प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ओके, और ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है। तो इंट्रामोलिकुलर समझ में आता है ना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका जो प्रोटॉन आ रहा है ना, ये प्रोटॉन आ रहा है बाहर से नहीं आ रहा, आप रिएक्शन कंडीशन लेते हैं, और रिएक्शन कंडीशन में क्या लेते हैं, एसिड और बेस लेते हैं, बट एसिड और बेस कभी भी आपको प्रोटॉन नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब वैसे तो देते हैं बट यहाँ पे नहीं देते। यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन आ रहा है अगर वो बाहर से आएगा तो फॉर्मूला ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ जो आपका प्रोटॉन आ रहा है वो आपके फॉर्मूले के अंदर से ही आ रहा है, समझ में आ रहा, अगर फॉर्मूले के अंदर से आएगा तो फॉर्मूला तो डिस्टर्ब नहीं होगा, तभी तो आइसोमर बनेंगे। तो रिएक्शन कंडीशन आप लेते हैं, एसिड और बेस को आप यहाँ पर को लेते हैं, बट वो आपको सिर्फ रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है एज अ कैटलिस्ट। वो एज अ कैटलिस्ट आपको पता है कैटलिस्ट क्या करते हैं, बस रिएक्शन को एक्सेलरेट कराते हैं, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। वो क्या है, आग में घी डालने का काम होता है ना, वैसा ही काम करते हैं, वो आग में घी डालते हैं ताकि आग और ज्यादा बढ़ जाए, लड़ाई और ज्यादा हो जाए। बट वो क्या होता है, लड़ाई में या फिर मतलब कहीं कहीं फाइट वगैरह हो रही हो या फिर आग लग रही है उसके अंदर नहीं घुसते, वो क्या है बस घी डालने का काम करते हैं, समझ में आए। तो कैटलिस्ट की तरह यहाँ कौन एक्ट कर रहा है, एसिड और बेस, वो क्या कराएगा, ये जो आपकी रिएक्शन है, ये जो आपका आइसोमर बन रहा है, इनको बनाने में हेल्प करेगा, बट अपनी तरफ से कुछ भी योगदान उनका नहीं होगा, समझ में आया। तो यहाँ जो आपका प्रोटॉन आ रहा है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, आप ही के मॉलिक्यूल से आ रहा है, जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ में आया। तो आपने एक ऐसी रिएक्शन यहाँ पर कराई है कि आपको देखने को मिला कि एक साइड प्रोटॉन नहीं है पर दूसरी साइड आ गया। अभी कैसे आया, ये आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, समझ पा रहा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी, बस इतनी चीज आप अपने माइंड पर रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज माइंड पर रखना होगा, लेकिन अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, होप आप पहले पढ़े होंगे, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। इतनी चीज क्लियर आई, और जो आइसोमर यहाँ फॉर्म होते हैं वही चीज लिखा है, उनको हम बोलते हैं टॉटोमर्स। इतनी चीज क्लियर आई, ठीक है। अब देखो ना, अब हम थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट्स तो थोड़े हल्के फुल्के हैं। उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलरली आपका एक सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है टॉटोमेरिज्म के अंदर, वो है आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, तो उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ क्या, मैं पहले इसका मैकेनिकल पाथवे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ आपकी रिएक्शन कैसे हुई। उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे असाइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी, साइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी। ओके, उसके बाद आपको एक और चीज मैंने ऐड करानी थी जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपने जो दो आइसोमर बनाया उन दोनों आइसोमर में से कौन सा आइसोमर आपका ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सेस होता है। ओके, अब अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी आपको एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, बट कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें भी हमने आज के लेक्चर पे ही डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए पॉइंट पर पर्टिकुलरली, ठीक है। पॉइंट्स आपको क्या बताना है तो ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सुनिए। ये बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, द टू आइसोमर्स आर ओनली डिफर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने बोल दिया कि दो हाइड्रोजन, दो आइसोमर जो आपके यहाँ बन रहे हैं, दो टॉटोमर्स, वो सिर्फ हाइड्रोजन की बेसिस पर अलग होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अलग होते हैं। इनके अलावा कोई भी बेसिस आप वहां पर देख लीजिए, आपको ये किसी भी बेसिस पर और अलग नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज ये बोल रहा है कि द कार्बन स्केलेटन ऑफ ए कंपाउंड आर रिमेन अनचार्ज। ये क्या बोल रहा है, देखिए, जब आप ये ना टॉटोमेरिज्म अभी मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू करा के दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा जब आप इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं तो वहां पर आपको एक पॉजिटिव स्पीसीज मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें पढ़े, तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाएगा जहां पर कार्बन स्केलेटन होगा, यानी कि कार्बन की लंबी सी चेन होगी, ठीक है। या फिर कार्बन लंबी चीज चेन नहीं बोल सकते, या फिर आप कार्बन स्केलेटन बोल सकते हैं, यहाँ पे यानी कि वहां पर कार्बन एटम का
बॉडी होगी, मतलब कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कार्बन के थ्रू बना हुआ स्केलेटन कार्बन स्केलेटन हो जाता है। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जब आप मैकेनिकल पाथवे में आपको पढ़ाऊंगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरमीडिएट स्टेट पर आपको एक आयन मिलता है। कौन सा? जनरली पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव स्पीसीज वाला कोई इंटरमीडिएट मिलता है। बट ये बोल रहा है कि जैसे आपको आइसोमर मिलेगा, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो अनस्टेबल रहती है, इंटरमीडिएट से फर्दर हमारा प्रोडक्ट भी तो बनेगा। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, अनचार्ज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रोडक्ट में कभी कभार चार्ज आ जाए, चार्ज वाली स्पीसीज आपकी बन जाए, नहीं। आपका जो आइसोमर यहाँ बनेगा, आपका जो टॉटोमर्स बनता है, वो हमेशा क्या होती है, अनचार्ज स्पीसीज ही होती है, ठीक है। इतनी चीज आई। सेकंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जो हमने आगे भी बोली। ये रिएक्शन क्या है, एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या है, जो आप क्या करा रहे हैं रिएक्शन में, क्या करा रहे हैं, सिंगल प्रोटॉन का ट्रांसफर करा रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, इंट्रा हो रहा है, यानी कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर से ही ये प्रोटॉन आ रहा है, बाहर से आप किसी प्रोटॉन को नहीं ला रहे। तो ऐसी रिएक्शन जहां आप अंदर की चीजें इन्वॉल्व कराते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। जैसे आप बोलते हैं इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब स्कूल के अंदर के बच्चे क्या करते हैं, आपस में compete करते हैं। लेकिन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब अलग अलग स्कूल के बच्चे आके आपस में compete करते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, ऐसे एटम का जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, वो है आपका हाइड्रोजन एटम। इतनी चीज क्लियर आई। थर्ड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपके ये दो टॉटोमर्स बने, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, बट जनरली हम दो की बात करते हैं। ये दोनों जो टॉटोमर्स बने हैं ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको नीचे भी बोला, अभी आपको बताया ना, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड में भी जाएगी। तो कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जस्ट ये देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ जो आपके जो टॉटोमर्स बनते हैं ना, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। अब आप बताएंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखो इक्विलिब्रियम तो आपको पता है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, बीच में बना इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होता है दो टाइप के, एक होता है स्टैटिक वाला, एक होता है डायनेमिक। तो आपको स्टैटिक नाम से पता है, स्टैटिक मतलब पॉज हो जाना। ऐसा इक्विलिब्रियम जो कब हो जा मतलब जो क्या करता है, पॉज हो जाता है। मतलब आपकी समझ में ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम आया, जिसे हम बोल रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम होने के बाद यहाँ पर से क्या है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया और यहाँ पर सब चीज क्या, रिएक्शन क्या होगी, पॉज होगी एक टाइम के बाद। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब, डायनेमिक मतलब हो गया काइनेटिक, मतलब जो चलते रहे। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करेगा, बट एग्जिस्ट करने के बाद क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना बंद हो गया, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में बनना बंद हो गया। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके। तो यहाँ पर जो आपके टॉटोमर्स है वो इक्विलिब्रियम में तो है, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स एक टॉटोमर कभी भी आपके दूसरे टॉटोमर में कन्वर्ट हो सकता है, और दूसरा टॉटोमर कभी भी आपके पहले टॉटोमर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने आगे जाके क्या चेक करना है कि अगर ये रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड जा रही है, तो ये एज अ रिएक्टेंट, ये एज अ प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो ये एज अ रिएक्टेंट, ये एज अ प्रोडक्ट। तो देखो आपको दो टाइप का प्रोडक्ट मिल सकता है, एक ही कंपाउंड के लिए, एक कंपाउंड के लिए दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। क्योंकि हमें कैसे प्रोडक्ट चाहिए, स्टेबल ही तो चाहिए। अब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, तो हम ऐसी रिएक्शन को ज्यादा फेवरेबल बोलेंगे जहां पर हमारा प्रोडक्ट फेवरेबल है, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है। तो वो चीज चेक करना हम आगे बताएंगे। अभी जस्ट इतना देखो कि ये दो टॉटोमर जो हमारे हैं वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम में है आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इतनी चीज क्लियर आई। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि टॉटोमर्स आर इन अ टू टाइप्स। ठीक है, अब देखो टॉटोमर्स क्या होते हैं, आपकी टॉटोमेरिज्म जो आपका फिनोमिना है, ये आपके दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से? पहला होता है आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज, दूसरा होता है आपका नॉन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज। ओके। अब ये दोनों क्या है मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी। पहले तो हम कीटो डिस्कस करेंगे, देन नॉन कीटो। नॉन कीटो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका कीटो। तो एग्जाम में क्या आपको पर्टिकुलरली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज बताओ। टॉटोमेरिज पूछेंगे तो देन आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कीटो इनॉल पूछा गया, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि नॉन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज बताओ। आपसे हमेशा क्वेश्चन यही बनता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज पर शॉर्ट नोट लिखो। इतनी चीज क्लियर है। तो ये दो टाइप भी हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पर लिखा है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल है टॉटोमेरिज। अब आप देखो ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज में क्या है, आपका टाइप तो है बट साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी है।
ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को पहले हम डिस्कस करते हैं, देन हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, अब देखो आप इसके नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। टॉटोमेरिज्म कौन सा, कीटो इनॉल, मतलब यहाँ पर आपको जो दो ग्रुप आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से होंगे। पहला होगा आपका कीटो ग्रुप, दूसरा होगा आपका इनॉल ग्रुप। यही तो होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मतलब ऐसा टॉटोमेरिज्म जहां पर आपकी जो दो ग्रुप होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक होगा, एक टॉटोमर होगा आपका कीटो वाला कंपाउंड, दूसरा होगा आपका इनॉल वाला कंपाउंड। ठीक है, अब आपको पता है कीटो ग्रुप क्या होगा। कीटो ग्रुप मतलब आपका कोई भी यहाँ पर कार्बन स्केलेटन होगा, बट इसके पास क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड वाला, कार्बन डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप होगा। ये ग्रुप आपका क्या होता है, कीटो ग्रुप। ओके, अब ये वाला कंपाउंड जब किस में कन्वर्ट होगा, इनॉल में। इनॉल वाला कंपाउंड क्या होता है, इनॉल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होगा, कार्बन के साथ एक साइड क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इसी कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ आपकी पूरी कार्बन की चेन होगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनॉल ग्रुप, मतलब इस पोर्शन को हम बोलते हैं इनॉल, और इसको बोलते हैं कीटो। तो जब ऐसा वाला कंपाउंड ऐसे वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, जब ऐसे वाले कंपाउंड और इनके बीच में क्या हो, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, तो इसे हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मतलब हमारे टॉटोमर कौन है, एक कीटो और इनॉल, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म हो रहा है। वो भी कौन सा आपको देखने को मिलेगा, इनके बीच में कैसा आइसोमेरिज्म हो रहा है, टॉटो आइसोमेरिज्म। मतलब इन दोनों में सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। अभी कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे आइसोमर को आप क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी कि ऐसा टॉटोमेरिज्म जो कीटो वाले ग्रुप और इनॉल वाले ग्रुप के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ये तो जस्ट रफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है। डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है, ये बोल रहा है, इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ए कीटो ग्रुप विद अ हाइड्रोजन एटम convert into a enolic form which are in the presence of a acid and base. Okay, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये बोल रहा है आपके पास एक कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, आपके इनॉल ग्रुप में। कैसे, एक हाइड्रोजन के ट्रांसफर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जैसे मैंने आपको बोला, जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड और बेस की प्रेजेंस में। और ये यहाँ पर एसिड और बेस क्या है, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, रिएक्शन में जस्ट एक्सेलरेट कराएंगे, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो ना, मैं आपको ये थ्योरी वगैरह तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थ्योरी एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रही, मैं जस्ट आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो आप जस्ट यहाँ पे देखो, ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए लिखी हुई है सारी थ्योरी, आप जस्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मेरा कीटो कंपाउंड है, ये इनॉल आप साफ साफ देख पा रहे हैं कैसे है। ठीक है, क्योंकि आप देखो, ये मेरा कार्बन है, कार्बन की पूरी स्केलेटन है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, बट हमने उससे मतलब नहीं रखना है, हमने मतलब रखना है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर कीटो ग्रुप है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, यानी कि ये कीटो ग्रुप हो गया। ओके, अब आपने ये दिखाना है कि यहाँ पर क्या है, टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म यहाँ पर हो रखा है, और किसकी प्रेजेंस में, आपके एसिड और बेस की प्रेजेंस में, जो कि एज अ यहाँ पर को क्या है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ आपके किस में, इनॉल में। तो इनॉल में कैसे बना, तो देखो आपको क्या देखने को मिला, ये वाला ग्रुप देखो, आपका यही कंपाउंड है ये वाला। ठीक है, बट यहाँ पर को जो आपका ये कीटो कंपाउंड था, ये जो कीटो ग्रुप था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल में, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड आ गया। अब आप यहाँ पर को चेक कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम वगैरह सब कुछ आप चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। कैसे, देखो देखो आपको क्या मिला, यहाँ पर एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ भी चेक करो, तो एक R1 है, एक R2 है, और ये होगा आपका R3 से R4 लिखा है, बट ये R3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है, कोई भी नंबर आप इन्हें दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, दो आपके सेंटर पे कार्बन एटम है, तो देखो दो सेंटर पे आपके कार्बन एटम है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, कार्बन के साथ क्या एक ऑक्सीजन भी है, तो आपने देखो यहाँ पर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड भी आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड भी आपके पास इस कंपाउंड में है। उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो देखो ये दोनों कंपाउंड में फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, क्योंकि सारे ग्रुप्स आपके एज इट इज हैं। बट डिफरेंट कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि अगर आप अपने यहाँ पर को फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ग्रुप क्या है, कीटो है। ओके, लेकिन अगर आप अपने दूसरे ग्रुप को देख रहे
जो है आपका इनॉल, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर को आपके पास क्या था, हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाया वहां पर आपको एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मिला, तो ये हाइड्रोजन आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो टॉटोमर बना वो किसकी वजह से बना, एक हाइड्रोजन एटम की वजह से बना। यहाँ पर एक एडिशन आपको मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप जो आपका कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एक आपका एडिशन हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन एटम आ गया, और बाकी चीजें आपकी सेम है बट एक एडिशनल हाइड्रोजन एटम आ गया, तो इसी को बोला जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इतनी चीज क्लियर आए, तो ये थ्योरी मटेरियल पढ़ लेंगे, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज लिखिए जो हमने आगे डिस्कस किया था। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एक कार्बोनाइल डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड एन अल्काइलिक डबल बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पर को क्या होता है, बोला कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में आपका एक कार्बोनाइल डबल बॉन्ड टूटता है। कार्बोनाइल डबल बॉन्ड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ओके। और कार्बोनाइल डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनाइल में जो ये डबल बॉन्ड बना है ये आपका टूटता है जब भी आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराते हैं। और आपका कौन सा ग्रुप फॉर्म, कौन सा डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, अल्काइल एल्कीन डबल बॉन्ड, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ एल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में लग रहा है, तो ये आपका एल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये बोल रहा है ऐसा होता है जब आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है keto enol tautomerism refer as a chemical equilibrium between a keto from a carbonyl structure compound containing a alpha hydrogen with a enol form, यानी कि जहां पर को क्या है, the double bond adjacent to a alcohol of a compound। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा टॉटोमेरिज्म है जहां पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, किसके बीच में, आपकी कीटो वाले ग्रुप, और ये कीटो वाले ग्रुप को इसने डिस्क्राइब कर रखा है कि ऐसा ग्रुप जहां पर आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, यानी कि ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया कीटो, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ये बोल रहा है इनॉल के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो ये इनॉल को एक्सप्लेन किया है कि इनॉल कैसा कंपाउंड होता है, कितना इजी है। अगला ये बोल रहा है कि इनॉल एंड कीटो फॉर्म आर सेड टू बी ए टॉटोमर्स टू ईच अदर, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो कीटो है और ये इनॉल है वो एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है, ओके, पार्टनर्स है, जैसे वैसे टॉटोमर्स है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, it is a compressive process that is a acid catalyzed acid and base catalyzed। तो ये जो प्रोसेस होती है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर को आप किसको लेते हैं, आप एसिड और बेस को लेते हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट की तरह यहाँ बिहेव करते हैं। और लास्टली ये बोल रहा है टिपिकली a keto form of a compound is a more thermodynamically stable and highly favorable। तो ये देखो, ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर को क्या है, अगर आप थर्मोडायनेमिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कीटो फॉर्म है ना आपकी, सो सॉरी क्या हो रहा है, ये जो आपकी कीटो फॉर्म है ना, ये ज्यादा स्टेबल कंसीडर की जाती है, ज्यादा फेवरेबल कंसीडर की जाती है कंपेयर टू इनॉल, ओके। लेकिन हाउएवर कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी जो इनॉल वाली जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू कीटो। अब क्या है, ऐसे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जहां पर आपको ये ग्रुप्स देखने को मिल रहा है, कीटो और इनॉल, अभी मैं आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगी। बट कुछ रिएक्शन में तो आपको ऐसा मिलेगा कि कीटो एज आपका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, कीटो आपको ज्यादा फेवरेबल लगेगा, लेकिन कुछ रिएक्शन में आपको इनॉल लगेगा। अब ये क्यों लगेगा वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो आपको पता है कौन कौन से होंगे, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट, कंजुगेशन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये फैक्टर्स क्या है, ये इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कि ये आपको डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा हमारा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा, ये फैक्टर्स इन पे डिपेंड करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पहले मैकेनिज्म शो कराती हूँ कि ये आपका टॉटोमेरिज्म हो कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं, मैकेनिकल पाथवे पे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो अब मैं यहाँ आपको थ्योरी नहीं बता रही, आप जस्ट यहाँ पे देखो, पे आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप दो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वो दो मैकेनिज्म क्या है, पहली मैकेनिज्म होती है आपकी एसिड कैटेलाइज इनोलेशन, यानी कि इनोलाइजेशन, यानी कि आप इनोलाइजेशन करा रहे हैं। इनोलाइजेशन मतलब इनॉल का फॉर्मेशन, आप कीटो से इनॉल ही तो फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें इनॉल का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं इनोलाइजेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप इनोलाइजेशन करा सकते हैं किसकी हेल्प से, एसिड कैटेलाइज की हेल्प से, यानी कि एसिड को एज अ कैटेलिस्ट लेके, ठीक है। तो एक हमारी मैकेनिज्म का पाथवे ये होता है जिसमें हम दो स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल, दूसरा स्टेप होता है हमारा डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, पहला वाला मैकेनिज्म का स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी जस्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो दूसरी वाली मैकेनिज्म होती है वो किसके थ्रू होती है, इसे हम बोलते हैं बेस कैटेलाइज इनोलेशन, मतलब
आप इनोलाइजेशन करा रहे हैं, इनोल का फॉर्मेशन करा रहे हैं, बट किसको लेके करा रहे हैं, बेस को एज अ कैटलिस्ट की तरह लेके करा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपके स्टेप होते हैं ना, ऊपर वाले के उल्टे होते हैं। जैसे आप ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, एसिड में क्या कर रहे थे, पहला स्टेप लेते थे प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल, दूसरा स्टेप लेते थे डीप्रोटोनेशन। ओके, लेकिन बेस वाले में क्या करेंगे, पहले आप डीप्रोटोनेशन कराएंगे, दूसरे स्टेप में आप प्रोटोनेशन कराएंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप जस्ट सुनिएगा, मैं आपको जस्ट यहाँ दिखाती हूँ। ठीक है, तो एसिड कैटेलाइज इनोलेशन में क्या करना है, आपको ध्यान रखिए, इनोलाइज कराना है, इनोलाइजेशन कराना है, यानी कि इनॉल का फॉर्मेशन कराना है, बट किसकी हेल्प से, एसिड की हेल्प से। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप है आपका प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल, यानी कि आपने अपना कार्बोनाइल ग्रुप लेना है। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कीटो वाला ग्रुप, मैंने क्या बोला, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो आपने पूरा कार्बन स्केलेटन ले लिया, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ कितने भी ग्रुप लें, आपका ये वाला ग्रुप यहाँ पर होना मस्ट है, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप, कीटो ग्रुप यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या कराना है, यहाँ पे प्रोटोनेशन कराना। प्रोटोनेशन मतलब यहाँ प्रोटॉन का ऐड होना, प्रोटॉन मतलब H, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव आयन का, H पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटोनेशन मतलब जब आप इस H पॉजिटिव आयन को कहीं पर ऐड करते हैं, कहीं पर को जोड़ते हैं, यहाँ पर कहीं पर को डालते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोटोनेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, एसिड की हेल्प से होगा। तो आपने क्या लिया, अपना कीटो कंपाउंड लिया, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका कीटो होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट इनॉल बनेगा। तो आपने अपना कार्बोनाइल ग्रुप वाला कीटो कंपाउंड लिया, इस कीटो कंपाउंड में एसिड को ट्रीट किया, एसिड आपने लिया हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इस हाइड्रोनियम आयन में क्या है, एक H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये आपका देखो ना, हाइड्रोनियम आयन किसके इक्वल होता है, वाटर प्लस H पॉजिटिव, ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो आपको क्या बनेंगे, H3O पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, इस हाइड्रोनियम आयन को मैंने तोड़ के दिखाया, देखो ये आपका हाइड्रोनियम आयन आपने यहाँ लिया है, ये किस में टूटेगा, वाटर और H पॉजिटिव में टूटेगा। तो आपने यहाँ से H पॉजिटिव उठाया और इसे किसको दे दिया, आपके ये कार्बोनाइल ग्रुप को दे दिया। अब ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो मैं आपको बताती हूँ ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, मैकेनिज्म सुनिएगा। ठीक है, देखो हुआ क्या, आपने पहले अपने ये हाइड्रोनियम आयन को तो तोड़ दिया वाटर और H पॉजिटिव में, तो मैं इनको ऊपर ही तोड़ के दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए आपने क्या है, ये अपने हाइड्रोनियम आयन को तोड़ा, हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, किसमें तोड़ा, एक H पॉजिटिव आयन में, एक आपके वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब आपने क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है, तो आप इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेंगे। डोनेट कहाँ कराएंगे, कार्बोनाइल, क्या कार्बोनाइल H पॉजिटिव आयन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। आप तो प्रोटोनेशन कराना चाह रहे हैं, तो क्या ये प्रोटोनेशन करवाएगा, खुद का प्रोटोनेशन कराएगा। तो आपने क्या देखना है, देखो आपको पता है कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें तो पता है ना कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर होंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलती हूँ, कि आपके लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, आपका एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, आपका एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनी, आप क्या है, तो आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एज अ बॉन्ड की तरह लो, एज अ नेगेटिव चार्ज लो, एज अ लोन पेयर लो, बट आप कैसे लेंगे, जैसा वहां पर को अच्छा रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो देखो पहले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब आपने क्या बोला, बोला कि चलो तुम्हारे ऊपर हमने प्रोटोनेशन कराना है, प्रोटोनेशन कराना है मतलब तुमने H पॉजिटिव आयन को लेना है, H पॉजिटिव है, ध्यान रखिए, H क्या है, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो देखो H पॉजिटिव आयन क्या है, बहुत आसानी से अटैक करेगा ना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर ना बोलना चाहो तो आप इसे नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो होगा क्या, आपको पता है, नेगेटिव चार्ज तुरंत बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के पास। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, अपने देखो ये जो दो, ये है ना नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ दिखा रही हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा रही हूँ, तो इन्हें कंबाइन करूंगी तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी, और हाइड्रोजन के ऊपर का जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ऑक्सीजन के साथ कौन बनाता हुआ बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, समझ में आया। और यहाँ पर आपका क्या बचा, वाटर, वाटर तो आपका न्यूट्रल है, तो वाटर आपका यहाँ पे बाहर हो गया, और आपको क्या मिला, देखो यही कंपाउंड आपको यहाँ मिला, लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पर को कार्बन, कार्बन के साथ क्या मिला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने यहाँ पर को क्या बनाया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे है मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज हो गया पहले,
ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया, हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्योंकि आपने अपने कार्बोनाइल वाले ग्रुप में क्या कराना था, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन कैसे हुआ आपको समझ में आया, वाटर आपका बाहर निकल गया। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पर को, अब हुआ ये कि आपके ऑक्सीजन के पास क्या थे, देखो मैंने क्या बोला था, आपके ऑक्सीजन के पास थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या हुआ, उसके पास क्या था, एक नेगेटिव चार्ज था। ओके, अब देखो ना, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, थोड़ी अपना बड़प्पना दिखा के क्या किया, अपने लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन को किसके साथ शेयर कर दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिव एलिमेंट था, मतलब पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इसके पास। तो इसने क्या कर दिया, अपना हाथ बढ़ाया, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बना दिया। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो उसके बाद इसे क्या होगा, पछतावा होगा। क्यों, ये बोलेगा कि मेरे पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और मैं तो एक नेगेटिव स्पीसीज हूँ, मेरे पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है। जैसे आपको पता है, जैसे पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो उनके लिए अच्छा हो गया। अगर नेगेटिव एलिमेंट है तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो उनके लिए अच्छा हो गया। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड तो बना दिया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन अब इसे क्या होगा, पछतावा होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास क्या होंगे, कम। अब इसको तो आदत है आपके किसकी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की इसको आदत है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में रहने की इसको आदत है। ओके, लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दिया, तो अब इसको तो डेफिशिएंसी लगेगी, इसको ऐसा फील होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसा फील होने की वजह से अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगी है। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, ताकि यहाँ पर को प्रोटोनेशन हो पाए। समझ में आया। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ है, इसे आप समझना मत कि ये हटा नहीं, मतलब ये क्या हुआ था, मिस्टेक वाइज क्या हुआ था, ये लैपटॉप के थ्रू ये हट गया था, डबल बॉन्ड मैंने बनाया था बट ये इरेज हो गया था। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। क्यों, बता दिया मैंने, ऑक्सीजन को क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में रहने की आदत है, लेकिन जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट किया, अब इसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगेगी, इलेक्ट्रॉन की याद आएगी। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज लगने लगेगा, और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो होगा आपका ऑक्सीनियम आयन। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे इस टाइप की रिएक्शन में, आपको एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्पीसीज, मतलब चार्ज स्पीसीज मिलेगी, और मैंने बोला था कि पॉजिटिव स्पीसीज मिलेगी, तो मिली देखो पॉजिटिव स्पीसीज। इस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो ये बन गई आपकी ऑक्सोनियम आयन, यानी कि आयन है, यानी कि एक पॉजिटिव आयन है। अब आप बताइए, ये आपका क्या है, क्या ये प्रोडक्ट बना, नहीं बना। क्यों, क्योंकि ये एक आयन वाली स्पीसीज है। हमने क्या बोला था, जब भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका कैसा होगा, वो प्रोडक्ट होगा हमारा न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और आप यहाँ पर को साफ साफ देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊं, वो ये कि यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज लगा है वो किसके बीच में लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है। और आपको पता है मैं आपको क्या बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई नेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर उसका उल्टा चार्ज, जैसे नेगेटिव एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज लगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जो नेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये भी अनस्टेबल, मतलब ये अनस्टेबल वैसे अनस्टेबल नहीं हुआ, जैसे हम बोलते हैं कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन एज अ कैटायन एनायन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन दोनों आपके अनस्टेबल है। बट कैटायन और एनायन में से कौन ज्यादा अनस्टेबल होता है, एनायन अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन एक पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो ये एक बार के लिए सह लेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं सहेगा। तो यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हैं, ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता ना तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। इट मींस ये जो स्पीसीज बनी वो हमारी क्या है, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। और आप अभी तक इतनी चीज तो पढ़ चुके हैं कि आपकी इंटरमीडिएट स्टेट क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ये क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3 सेकंड के लिए भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसे आइसोलेट कैसे करेंगे, आपको तो अपना प्रोडक्ट चाहिए। मैंने आपको पॉइंट में भी बताया था कि यहाँ जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं ना, उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं, वो रियली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, बट ये तो आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये बन गई आपकी इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को फर्दर चलाएंगे आगे की ओर। तो अब देखेंगे जो आपका सेकेंड स्टेप आता है, इसे आप बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें हट गई है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने डीप्रोटोनेशन कराना है। डीप्रोटोनेशन मतलब पहले स्टेप में आपने प्रोटॉन को दिया था, अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। किससे, अल्फा हाइड्रोजन से, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रोटॉन आपने निकालना है और इनॉल का फॉर्मेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे, देखो आपने कुछ नई चीज बाहर से नहीं लानी है। तो देखो आपने क्या किया था, आपने एसिड की रिएक्शन कराई थी अपनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, तो आपको ये दो प्रोडक्ट मिले थे,
एक मतलब 2 इंटरमीडिएट मिले थे, या फिर मैं बोलूँ अगर पहले स्टेप के प्रोडक्ट मिले थे तो ये 2 ही तो प्रोडक्ट मिले। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है, वाटर और इसको, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी, कोई बाहर से नई चीज नहीं आई। तो आपने वाटर लिया, अपना ऑक्सोनियम आयन लिया जो कि एज अ इंटरमीडिएट बिहेव कर रहा था। अब आपने क्या कराना है, यहाँ पर को डीप्रोटोनेशन कराना है। डीप्रोटोनेशन समझ में आया? डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, निकालना। डी मतलब मैंने आपको बोला है, कहीं भी डी टर्म है, डी मतलब होता है रिमूवल की बात करता है। डी किसकी बात करता है? रिमूवल की बात करता है। अगर किसी के आगे भी डी आया मतलब उसका रिमूवल करना, ठीक है। तो डी प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का रिमूवल करना, वो भी कहां से? अल्फा हाइड्रोजन से। अब आप मुझे बताइए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या है, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? कार्बन, ये आपका ऑक्सोनियम आयन है, यहाँ पर मेन ग्रुप आपका क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ? इसकी ये होती है अल्फा पोजीशन, ये होती है आपकी अल्फा पोजीशन, ये होगी आपकी बीटा, ये होगी बीटा, यानी कि इसके एडजेसेंट की पोजीशन की बात कर रहा है। तो देखो, इस कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन क्या है? आइदर दिस, ये आपकी अल्फा, ये अल्फा। तो देखो अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोजन एटम है, तो आपने क्या करना है, इस अल्फा पोजीशन की हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट। अब यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं होगा ना, बताइए यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन एटम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपने अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम को निकालना है, तभी बन जाएगी आपकी प्रोसेस। इसे आप क्या बोलेंगे? डीप्रोटोनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब ये निकालेंगे कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, आपने किया, आपका जो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका मिला है आपको यहाँ पर को, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल में भी तो ऑक्सीजन है, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे आप एज अ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ओके, अब ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आपने यहाँ पर को ये इसका कराया था, ये ऑक्सीजन का कराया था, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने अप्रोच करा है इस हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। अब ये देखो, हाइड्रोजन एटम क्या है? एक पॉजिटिव स्पीसीज है, और आपको ये चीज पता है ना, एक पॉजिटिव स्पीसीज किसकी ओर अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव स्पीसीज की ओर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम किसके पास है? कार्बन के पास, जो कि एक टाइप का पॉजिटिव स्पीसीज है। ओके, अब देखो होगा क्या, वैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, ये तो आसानी से आप देखते हैं, ये आपका एक कॉमन बॉन्ड है। ओके, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम को क्या है, एक नेगेटिव एलिमेंट मिले, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट को क्या चाहिए? नेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इसे एक नेगेटिव एलिमेंट चाहिए तो ये बॉन्ड तो ये तोड़ ही देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान बात है। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी लालच देगा आपके हाइड्रोजन को, बोलेगा कि चलो हमारे पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तुम एक पॉजिटिव स्पीसीज हो, हमारे साथ बॉन्ड बनाना चाहती हो, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक पॉजिटिव स्पीसीज है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन तो बिल्कुल टूटता रहता है, बनता रहता है, ठीक है। तो आपने यही करना है कि ये ऑक्सीजन एटम अप्रोच करेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन बिल्कुल रेडी, ये क्या करेगा, यहाँ से अपना बॉन्ड को लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से बॉन्ड को क्लीव किया, हाइड्रोजन को दे दिया आपके किसको? H2O को। समझ में आ रहा? आपका हाइड्रोजन क्या ले गया? हाइड्रोजन किसके साथ आया? H पॉजिटिव। पहले आप यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना समझो, होप आपको पहले पता होगा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। देखो हुआ क्या ना, आपके ऑक्सीजन ने अप्रोच किया इस हाइड्रोजन से, अब यहाँ पर बॉन्ड क्लीव कैसे हुआ वो भी देख लो। क्लीव कैसे होता है, तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको क्या करानी है, दो टाइप की क्लीवेज करानी होती है जनरली। कौन कौन सी क्लीवेज? एक होती है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होती है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है, आपको पता है ये जो बॉन्ड होता है ना, वो दो इलेक्ट्रॉन से बना है। होमोलाइटिक क्लीवेज बोलती है कि ऐसी क्लीवेज होती है होमोलाइटिक क्लीवेज जिसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने अपने एटम के पास जाता है। जैसे मैंने यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज कराई, तो कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाइड्रोजन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर को हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराऊं तो क्या होता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये कहती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्पेसिफिक एटम के ऊपर जाएगी, आइदर कार्बन आइदर हाइड्रोजन। बट हम किसके ऊपर डालेंगे, हमारी मन की तो चलेगी नहीं। केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पर को आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। तो होता क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन को उस एटम के ऊपर डालते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पर आपका एक एटम है कार्बन, एक है आपका हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बट अगर आप ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर भी अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन को आप हाइड्रोजन की कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, होता नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कराने होंगे। और अब आप बोलेंगे हमने हेट्रोलाइटिक की क्यों कराई,
होमोलाइटिक क्यों नहीं कराई? तो मैंने आपको बोला है होमोलाइटिक क्लीवेज आप कब कराते हैं, जब आपको क्या चाहिए होते हैं, फ्री रेडिकल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर तो हम फ्री रेडिकल्स की बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हम होमोलाइटिक क्लीवेज को तो स्किप कर देंगे। हम किसकी बात करेंगे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करोगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन बना नेगेटिव, हाइड्रोजन बना पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा, तो पहले मैं आपको बॉन्ड तोड़ के दिखा देती हूँ। कार्बन क्या बनेगा? नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? ये पॉजिटिव है, आप यहाँ पर को ऑक्सीजन इससे अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पर को ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा? H2O प्लस H पॉजिटिव क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। तो अब आप एक चीज समझे, हमने क्या बोला था, यहाँ पर एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। और आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को एक्सेलरेट कराता है, कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क्या, आपका जो ये कैटलिस्ट था, आपका जो हाइड्रोनियम आयन था, जो कि एज अ एसिड की तरह, एसिड कैटलिस्ट की तरह यहाँ बिहेव करा रहा है, इसने क्या करा है? रिएक्शन स्टार्ट करा है, रिएक्शन को इनिशिएट करा है, प्रोसीड करा है। तो देखो रिएक्शन तो इनिशिएट करा है इसने, प्रोसीड करा है, लेकिन रिएक्शन में क्या ये इन्वॉल्व हुआ? नहीं। हमने क्या दूसरे स्टेप में हाइड्रोनियम आयन को आइसोलेट कर दिया। समझ में? देखो यहाँ आपका हाइड्रोनियम आयन निकल गया, यानी कि आपने डाला था अपना हाइड्रोनियम आयन और रिएक्शन कराते टाइम, और रिएक्शन हुई और आपको हाइड्रोनियम आयन मिल गया। तो यही तो होते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो रिएक्शन कराते हैं और खुद ब खुद जैसे थे वैसे इक्वल अमाउंट के, जितने डाला था उतने ही अमाउंट का बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? तो आपने यहाँ से हाइड्रोनियम आयन निकल गया, तो आप ये बेसिक तो समझ गए ना कि आपका बॉन्ड कैसे टूटता है, ये समझ गए। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि आपका कैटलिस्ट तुरंत बाहर आ गया रिएक्शन को करा के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्दर रिएक्शन कैसे हुई, इनॉल का फॉर्मेशन आपने इनोलाइजेशन कैसे करवाया। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने ये समझ गए कि आपका H पॉजिटिव आयन चला गया यहाँ। ठीक है, अब आपका क्या बचा? इतना पोर्शन आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, देखो इतना पोर्शन, इसको हटा देती हूँ, ये इतना पोर्शन अब आपको यहाँ पर को मिला। ओके, अब देखो वही चीज होगी ना, यहाँ पर कार्बन एटम क्या है, मैंने जैसे पहले बोला एक पॉजिटिव एलिमेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता फिर भी चलता, लेकिन कार्बन के ऊपर आ गया है नेगेटिव। ओके, और ऑक्सीजन क्या है? एक टाइप का नेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता फिर भी चलता, लेकिन क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज क्या है? अभी भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसी स्पीसीज को अभी भी आप ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे। अब क्या होगा, ये स्पीसीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगी? आप खुद ही देख सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। क्या? ये कार्बन बोलेगा भाई हमसे तो ये नेगेटिव चार्ज सहा नहीं जाता, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है, इससे नेगेटिव चार्ज चाहिए ही नहीं। अब ये क्या करेगा? जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि चलो ऐसा करता हूं कि मैं इस नेगेटिव चार्ज को, जो कि यहाँ पर एज अ बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब सॉरी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? बॉन्ड में। तो ये क्या करेगा ना, ये वाले नेगेटिव चार्ज को उठा के, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ और यहाँ रख देगा, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कार्बन तो खुश, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज चला गया और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई है, 4 वैलेंसी यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, लेकिन देखो दूसरा वाले कार्बन के लिए तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? इसकी वैलेंसी अब बढ़ गई, पहले तो इसकी वैलेंसी 4 थी, ये देखो यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज था ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये खुश था, क्यों? इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई थी, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया था, दूसरा यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी कि 4 बॉन्ड, यानी कि टेट्रा वैलेंसी ये शो कर रहा था, ये खुश था, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ओके, लेकिन जैसे इस कार्बन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए एक कदम उठाया कि हम यहाँ पर बॉन्ड बना लेते, तो ये तो सेटिस्फाई है, लेकिन इसके लिए दिक्कत आ गई। अब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ऑक्सीजन तुम्हारे ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज तो रह सकता है, तुम नेगेटिव चार्ज लेके तो बैठ सकते हो, तुम एक काम करो कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको क्या करो? कन्वर्ट कर दो अगेन एक नेगेटिव चार्ज में। कैसे? हमने बोला कि एक बॉन्ड कभी भी, एक डबल बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा बोलना चाहिए ये वाले एक पहले बॉन्ड को क्या करो आप? किस में कन्वर्ट कर दो? नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि ये तो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। तो जैसे आप इसे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करोगे, तो इस आपके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी आएंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज भी चले जाएगा, आप भी स्टेबल हो जाओगे, ये तो बढ़िया हो जाएगा, और मेरे ऊपर से भी क्या है? वैलेंसी कम हो जाएगी और मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? इस बात को मान लेता है। ये क्या करता है? चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड को हटाते हैं, इस डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमें हमारा फाइनल इनॉल मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं इनॉल मिला। इनॉल कैसे मिला? इनॉल मतलब हमारा क्या हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन वाला ग्रुप। इतनी चीज समझ में, तो बन गया हमारा इनॉल। कितना इजी आंसर था, समझ में आया? तो यही स्टेप हमने करने होता है। तो यही चीज मैंने आपको आगे भी बताई थी कि आपको कौन कौन से स्टेप लेना है। आपने कार्बोनाइल वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाना है?
एल्कीन वाला डबल बॉन्ड, जो आप यहाँ पर कुछ साफ साफ देख रहे हैं। लास्ट स्टेप में आपने यही तो किया, आपने कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड तोड़ा और एल्कीन वाला डबल बॉन्ड बना दिया। इतनी चीज क्लियर आई, बना इतना। अब देखो ये तो आपकी पहली मैकेनिज्म थी जो आपने किसके थ्रू बनाई थी, एसिड को एज अ कैटेलाइज लेते हुए, एज अ कैटेलिस्ट लेते हुए, ठीक है। अब मैं दूसरी मैकेनिज्म आपको शो करती हूँ जहां पर आपको बेस को एज अ कैटेलिस्ट लेना है, ठीक है, इनोलाइजेशन कराने के, ठीक है। तो बहुत ईजी है, जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए थे माइंड पर रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, बेस के केस में क्या होता है, आप उल्टा करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, प्रोटोनेशन नहीं करते, क्या करते हैं, डीप्रोटोनेशन। और किसका करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर आपने बेस लेना है, बेस मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने लिया, ठीक है। और वही हमारा कीटो वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने डीप्रोटोनेशन कराना है। डी मतलब रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव आयन का आपने प्रोटोनेशन कराना है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब यहाँ क्या होगा, आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और सेम चीज देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है, लोन पेयर भी होता है, ठीक है। अब ये किसी के थ्रू भी अप्रोच कर सकता है, किसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, आपने यही हाइड्रोजन निकालना है, कुछ भी हाइड्रोजन आप नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है, क्या हुआ, सबसे पहले आपने बॉन्ड को क्लीव किया, और आपको पता है बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, पॉजिटिव चार्ज जाएगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, यानी कि हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन बना पॉजिटिव स्पीसीज, ऑक्सीजन को मिल गया अप्रोच करने का टाइम। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अप्रोच करेगा कि हम नेगेटिव स्पीसीज है, तुम पॉजिटिव स्पीसीज है, और हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्पीसीज है, इसे जैसे ही नेगेटिव एलिमेंट मिलता है ये अप्रोच करके सीधे अपना प्रोडक्ट बना लेती है। तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव आयन, ये यहाँ पर अप्रोच किया, जिसकी वजह से क्या आपको क्या मिला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब वाटर। तो आपने यहाँ वाटर को आइसोलेट कर दिया, वाटर आपका निकला, ओके। लेकिन बचा क्या, ये स्पीसीज बची। तो देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्या बचा आपका, इतना पोर्शन बचा। क्या हुआ यहाँ पर, सेम चीज आपने क्या किया, देखो इसको आपने यहाँ किसकाया, डबल, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने इसे यहाँ खिसकाया, और इसको आपने सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ खिसकाया। आप नहीं समझे, मैं दोबारा बताती हूँ, देखिए आपने क्या किया, देखो कार्बन वही है ना, कार्बन को नेगेटिविटी फील हो रही है, कार्बन तो नेगेटिविटी फील नहीं कर सकता। अभी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट। तो जैसे ही ये यहाँ पर को बॉन्ड बनाएगा, तो अब उसके आगे वाला यानी कि उसके नेबर वाला कार्बन परेशान हो जाएगा कि भाई तुमने यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों बना दिया, हम पेंटावैलेंसी वाले हो गए, अब हम तो पेंटावैलेंट हो नहीं सकते, हमें तो टेट्रावैलेंट होना है, अब मैं क्या करूं। अब ये बोलेगा कि ऑक्सीजन तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या है तुम एज अ बॉन्ड की मतलब एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह एग्जिस्ट कर लो, क्योंकि देखो ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट है, अगर तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ भी जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कार्बन तो क्या है पेंटावैलेंसी सो ही नहीं कर सकता। अब क्या करेगा, ये बोलेगा कि तुम नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा काम करो हम यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और तुम एज अ नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पे बैठ जाओ। तो देखो यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज लेके इसको बैठा दिया, तो देखो यही बना, आपने R1 R2 R1 R2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड O नेगेटिव, एक साइड आपका R3, ये नंबरिंग आगे पीछे हुई, ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आप ये इसे इनॉल इनोल इनॉल नहीं बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इनोलेट। इनोलेट भी क्या होता है, एक टाइप का इंटरमीडिएट होता है, आप ये बार बार पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनोलेट, इनोलेट मतलब क्या हुआ, जब आपके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट मतलब ऑक्सीजन की एडजेसेंट पोजीशन में, ऑक्सीजन नेगेटिव के एडजेसेंट पोजीशन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, तो इसे हम बोलते हैं इनोलेट, ओके। तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बना, इनोलेट, जो कि क्या है आपकी आयनिक स्पीसीज है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, बट मैंने आपको बोला था सिर्फ पॉजिटिव स्पीसीज बनेगी, वो चीज गलत है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज दोनों मिलेगी, एसिड के केस में पॉजिटिव इंटरमीडिएट, बेस के केस में नेगेटिव इंटरमीडिएट। इतनी चीज क्लियर आई। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रोटोनेशन। तो अब आप साफ साफ समझ रहे होंगे प्रोटोनेशन क्यों किया, और प्रोटोनेशन किसकी हेल्प से करेंगे, इसी वाटर को लाएंगे, हमने बाहर से कुछ नहीं लाना, हम इस वाटर को लाएंगे और वाटर के थ्रू प्रोटोनेशन करा के हम अपने क्या है कैटलिस्ट यानी कि बेस को वैसे के वैसे बाहर निकाल देंगे। कैसे, आपका ये था। अब आपने क्या किया, वाटर को लिया, और देखो वाटर किसमें टूटता है, आपको पता है वाटर टूटता है आपका H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ जो H पॉजिटिव आयन है अब ये भी अप्रोच करने के लिए तैयार है, किसके साथ, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज से। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अब क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेके खुश, और यहाँ पर बन गया बॉन्ड, और यहाँ पर आपको क्या है OH नेगेटिव आयन आपका बाहर निकला, और फाइनली आपको क्या मिल गया, इनॉल। इनॉल देखिए डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो बन गया आपका इनॉल। कितना इजी था, यही होती है आपकी कीटो इनॉल की टॉटो मतलब टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म, 2 पाथवे आपने आसानी से
समझ लिए, इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब आपने रिएक्शन देख ली, आपने पाथवे देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जांपल हम दिखा रहे हैं टॉटोमेरिज्म का। तो हमने क्या पहले असाइक्लिक कंपाउंड की बात की, यानी कि ऐसे कंपाउंड जहां पर साइक्लिक नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो देखो बीच बीच से ना कुछ वर्ड उड़ गए हैं ये लैपटॉप में, ठीक है, मैंने ये लिखे हुए थे, तो एक बार शट डाउन किया तो ये सब उड़ गए, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो सबसे पहले हमने दिया है यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारा एसीटोन, ठीक है। एसीटोन यानी कि यहाँ देखो आप यहाँ पर को आपका कीटो ग्रुप है एसीटोन में, ठीक है। अब आप वही दिखा रहे हैं कि आपने यहाँ पर को एसीटोन लिया जो कि एज अ कीटो ग्रुप यहाँ पर आपका है, आपने इसमें टॉटोमर बनाया, इसका टॉटोमेरिज्म किया, तो आपको क्या मिला, आइसोप्रोपेनॉल, ओके। आइसोप्रोपेनॉल में आप देख सकते हैं आपके पास इनॉल ग्रुप है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, असाइक्लिक कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं एसीटोन और आइसोप्रोपेन में। अब ये कैसे बना तो आप साफ साफ समझ रहे हैं, मैकेनिज्म हमने पढ़ी है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि आपको अगर पूछा जाए, अगर एग्जाम्पल्स की चीज बताने को बोलो तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, असाइक्लिक के भी साइक्लिक के भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हुआ। अब हम अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आपका एसिटाइल एसीटोन का, ठीक है। ये है आपका एसिटाइल एसीटोन। आप अगर अपना एसिटाइल एसीटोन देखेंगे तो इसमें क्या है, आपके पास दो कीटो ग्रुप होते हैं, ओके। अब ऐसा नहीं कि दो कीटो ग्रुप है तो आप ये दोनों को इनॉल में कन्वर्ट कर दो, नहीं, इन दोनों में से क्या है, एक ही कीटो ग्रुप इनॉल में कन्वर्ट होगा। कौन सा हुआ, हमने इसको किया, आपकी मर्जी आप इसको भी करो। तो क्या हुआ, जब ये इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर आया आपका डबल बॉन्ड, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, इनॉलिक ग्रुप, और ये आपका एज इट इज कीटो ग्रुप। बट यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिल रही है, तभी हमने डॉटेड लाइन से लिखा है। ये कंपाउंड आपका क्या है, 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनॉल पेंट 2 ऑल, ओके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिल रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है क्या होती है, ऐसी बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फोन, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में देखने को मिले। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। तो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, तब मुझे याद है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी। अभी जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि असाइक्लिक कंपाउंड के केस में कौन कौन एज अ कीटो और कौन एज अ इनॉल की तरह बिहेव करे, आप ये दो एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइक्लिक की बात करें तो देखो साइक्लिक में किसका एग्जाम्पल दिया है, साइक्लिक में आपका पेंटेनॉन यानी कि पेंटा साइक्लिक कंपाउंड है, पेंटा की है, उसके साथ ऑन ग्रुप यानी कि आपका कीटो ग्रुप लगा है, तो आपने बोला साइक्लिक पेंटेनॉन। इसमें अगर आपने टॉटोमेरिज्म कराया तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, वन साइक्लो पेंट वन ऑल में कन्वर्ट होता है, जो कि वन इनॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि एक टाइप का क्या है, यहाँ पर को भी आपको टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ओके। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है आपका हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल क्या है आपका, ये क्या है, कीटो टाइप कंपाउंड है, आप साफ साफ देख रहे हैं। इसमें जैसे आप टॉटोमर कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वन साइक्लोहेक्साइनॉल में। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका क्या सा कंपाउंड होता है, इनॉल टाइप का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो बेसिकली आपसे बोला जाएगा कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज बताओ, कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो आप मैकेनिज्म वगैरह तो लिखेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल बता दीजिएगा। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं है तो असाइक्लिक का एक बता दीजिएगा, साइक्लिक का एक बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपनी बात खत्म, इसकी मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नीचे जो मैकेनिज्म हुई वही आपने यहाँ भी बतानी, हम जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स को अपने माइंड पर डाल रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेनॉल को अगर आप कन्वर्ट करेंगे टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा वन साइक्लोपेंटेनॉल में। इतनी चीज क्लियर है, तो वही चीज है, इतनी चीज चाहिए। अब ये एग्जाम्पल्स भी कवर हो गए, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंचे, अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स पे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कीटो इनॉल, जो हमारे दो टाइप के आइसोमर्स बने, इनमें से जज करेगा कि कौन आइसोमर हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, ओके। तो वैसे तो क्या है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने आगे भी बोला कंजुगेशन, सॉल्वेंट वगैरह, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, बहुत फैक्टर्स हैं। बट हमने दो फैक्टर को यहाँ पर जस्ट डिस्कस किया क्योंकि इतना एग्जाम में आपके पास टाइम भी नहीं होता है और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं हुआ है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करा पाऊँ। तो अभी हम दो पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका एरोमेटिसिटी। हम देखेंगे एरोमेटिसिटी कैसे जज करती है कि कीटो इनॉल आइसोमर में से कौन सा आइसोमर आपका स्टेबल आइसोमर होगा, कौन सा आइसोमर आपका अनस्टेबल आइसोमर होगा, ओके। और दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा आइसोमर आपका ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। अगर हमारा क्या है यहाँ वाला, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे, देखो हुआ क्या, अगर मैं आपसे बोलूं समझाने के लिए बोल रही हूँ, जैसे आपके पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या है, ऐसा फील हुआ जैसे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए आपके पास एक कंपाउंड है, ये देखो ऐसे नहीं, आपके पास है यहाँ पर कीटो,
यहाँ पे है आपको इनॉल। ओके, अब आपने क्या है रिएक्शन कराई और मतलब कुछ फैक्टर्स के थ्रू देखा, इन दोनों का स्ट्रक्चर देखा और कुछ फैक्टर के थ्रू जैसे एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंजुगेशन वगैरह के थ्रू आपको पता चला कि कीटो वाला जो प्रोडक्ट आपका मिला है, कीटो वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये स्टेबल है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपकी रिएक्शन जा तो दोनों डायरेक्शन में रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये एज अ रिएक्टेंट, ये एज अ प्रोडक्ट, अगर बैकवर्ड में जाएगी तो ये एज अ रिएक्टेंट, ये एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा, जाएगी दोनों जगह। लेकिन फेवरेबल कौन सा होगा, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना ज्यादा अच्छा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। आपको पता चला इनॉल वाला जो आपका कंपाउंड मिला वो ज्यादा स्टेबल है, इन फैक्टर्स के थ्रू आपने ये चीज कैलकुलेट कर दी। तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको पता है स्टेबल चीज क्या होती है, रिएक्टेंट होती है, प्रोडक्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट होती है। तो आपको पता चलेगा कि ये इनॉल को यहाँ पर क्या आपने इनॉल को क्या आपने यहाँ पर को एज अ प्रोडक्ट लेना है। इट मीन जब ये प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा तो मीन्स आपकी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा क्या है सुटेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल है। ये चीज समझ में आई। लेकिन अगर मैंने क्या किसी फैक्टर्स के थ्रू ये मुझे पता चला कि कीटो वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, जो कीटो मेरा बना हुआ स्ट्रक्चर वो मेरा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मेरा अनस्टेबल है। तो आपको पता है स्टेबल चीज हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। रिएक्टेंट आपका अनस्टेबल होता है, प्रोडक्ट आपका स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ये समझेंगे कि जो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है, क्योंकि आपको इससे स्टेबल करना है, तो प्रोडक्ट ये कब बनेगा, जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बैकवर्ड वाली जो रिएक्शन है वो आपकी ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। ये चीज क्लियर आई। तो अब हम बढ़ते हैं फैक्टर्स पे। ठीक है, अब आपको समझ में आया फैक्टर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये है रीजन फैक्टर्स पढ़ने का। ठीक है, अब पहला फैक्टर है आपका एरोमेटिसिटी। तो देखो एरोमेटिसिटी कैसे जज करती है कि आपका कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। तो ये बोल रहा है कि फिनॉल हैविंग अ theoretical existence in a keto form but a enol is a greatly favorable due to the aromatic stabilization। ओके, तो ये मत पढ़ो, आप जस्ट यहाँ पर देखो। ठीक है, आपने यहाँ पर कीटो और इनॉल फॉर्म बनाया, देखो ये आपका कीटो फॉर्म है आपकी, ठीक है, ये आपकी इनॉल फॉर्म है, आप देख सकते हैं ये आपकी इनॉल, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था सेकंड एग्जांपल वही तो है यहाँ पे। तो कीटो और इनॉल में आप देखो एरोमेटिसिटी क्या बोलती है, आपको पता है जहां पर आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो वो आइसोमर जहां पर एरोमेटिसिटी है, वो कंपाउंड आपका, वो आइसोमर आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कहाँ एरोमेटिसिटी है, यहाँ तो एरोमेटिसिटी नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है। और एरोमेटिसिटी का दूसरा पॉइंट ही क्या था आपका, कंजुगेशन होना मस्ट है, लेकिन यहाँ कंजुगेशन नहीं है, ना यहाँ पर को प्लेनरिटी है। ओके, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कंजुगेशन और प्लेनरिटी भी है। इट मीन यहाँ पर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी एब्सेंट है। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अदर कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल होगा। तो अगर क्या है आपका इनॉल वाला प्रोडक्ट क्या है आपका स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एज अ प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। और अगर इनॉल वाला आइसोमर एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। समझ में आया। अगला क्या बोल रहा है, अगला फैक्टर है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोल रहा है, देखो ये आपके दो कंपाउंड है। ठीक है, ये मतलब दो आइसोमर है। ठीक है, ये है आपका कीटो वाला आइसोमर, ये है आपका इनॉल। जैसे हमने ये एग्जांपल भी ऊपर ही देखा था, ये बीच बीच के लेटर ही हट गए। तो जैसे हमने ये ऊपर ही देखा था, हमने क्या देखा था, ये आपका कीटो हो गया, दो कीटो है आपके पास, बट आपने दोनों कीटो को इनॉल में कन्वर्ट नहीं करना, आप बस एक को करेंगे। कैसे, आपने इसको इनॉल में कन्वर्ट किया तो आपको कुछ ऐसा मिला, ये देखो ये बना आपका इनॉल। ओके, बट मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुई। ओके, तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कंपाउंड को स्टेबल बना देती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इट मींस क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल है, यानी कि इनॉल वाला जो आइसोमर है वो आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल है। और कीटो वाला आपका प्रोडक्ट जो आइसोमर है ये आपका क्या है, कम स्टेबल है। तो जो स्टेबल है उसको हम क्या है, एज अ प्रोडक्ट की तरह लेंगे। और अगर ये प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होगी कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर को आप इसका इक्विलिब्रियम साइन देख के भी पहचान सकते हैं। हमने क्या लिखा है, एक साइन को लंबा लगाया, एक साइन को छोटा, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कम फेवरेबल है। ओके, अब आगे बढ़िए। अब हमने क्या करना है, देखो हमने कीटो इनॉल का सब कुछ पढ़ लिया, कीटो इनॉल का सब कुछ पढ़ लिया हमने। देखो हमने पॉइंट्स वगैरह डिस्कस कर लिए, कीटो इनॉल क्या है पढ़ा। ठीक है, कीटो इनॉल पढ़ा हमने, इसका मैकेनिज्म देखे, इसके लिए एग्जांपल देखे और इसके लिए फैक्टर्स देख लिए। तो हमने सारी चीज पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरे टाइप के टॉटोमर्स की बात करते हैं, जो है आपका नॉन कीटो टॉटोमर्स। छोटी सी बात है। तो देखो नॉन कीटो टॉटोमर्स क्या होता है ना, ऐसे टॉटोमर जहां पर आपका सेम है, टॉटोमर है तो इसमें आपके पास दो आइसोमर होंगे जो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से वरी कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ये दो टॉटोमर तो बने,
ये हाइड्रोजन के बेसिस पे एक दूसरे से अलग हैं, बट ये आपके कीटो और इनॉल नहीं है। समझ में आया? कीटो इनॉल टॉटोमर आपको क्या बोलते थे कि आपका जो टॉटोमर्स है वो आपकी क्या है, एक है आपका कीटो, एक है आपका इनॉल। बट नॉन कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म आपको क्या बोल रहा है कि आपने टॉटोमरिज्म तो बनाया, टॉटोमर आपने बनाया, बट वो टॉटोमर आपके ना कीटो है ना इनॉल है, तो ऐसे टॉटोमर को आप क्या बोलते हैं, नॉन कीटो इनॉल टॉटोमर। इतनी चीज क्लियर आई? इसके बस एग्जांपल, ये इतना बेसिक मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर आपसे कहीं दिखेगा ये, बट मैंने ये था तो मैंने आपको ऐड करा दिया ताकि आपके माइंड पे तो रहे कि हाँ ऐसी कोई भी चीज है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है आपका HCN, ये एग्जाम्पल है आपका CNH। ओके, तो ये दोनों में क्या हुआ आपका, बस हाइड्रोजन का, आपने यहाँ पर को एसिड की प्रेजेंस ली है, यहाँ पर को क्या है आपको, अभी आप जब इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ लगेगा कि आपका हाइड्रोजन का एक एडिशन हुआ है। ठीक है, एडिशन हुआ ही नहीं है, वो आपका क्या है, मॉलिक्यूल ही अपने आप को रीअरेंज करके बना रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका HOCN का, और यहाँ बन गया आपका, ये आपका एक फॉर्म हो गया। अब इसे कीटो फॉर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ कीटो और इनॉल नहीं बन रहा, यहाँ पर आपको कीटो और इनॉल के अलावा दूसरे कंपाउंड मिल रहे हैं जो कि हाइड्रोजन के बेसिस पे एक दूसरे से अलग है। तो ये टॉटोमर्स हुए, बट यहाँ पर को आपको कीटो और इनॉल नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल है आपका HOCN, ये आपने यहाँ पर को इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन लगाई, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, OCNH में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये ज्यादा डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। तो हमारा जो मेन चीज था, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली टॉटोमेरिज्म के साथ साथ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत जल्दीबाजी में ये लेक्चर बनाया, बट होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो टाइम की भी इतनी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।